दोस्तों, अंदाज अपना अपना फिल्म का एक किरदार तो आपको याद ही होगा, क्राइम मास्टर गोगो। उसका एक मशहूर डायलॉग था। आया हूँ, कुछ तो लूट कर जाऊँगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक बॉलीवुड फिल्म की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले कुछ समय से भारतीय विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबर के बाद मुझे यही डायलॉग याद आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ लूटने की कोशिश कैश की नहीं, क्रेडिट की होती है। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम डील की खबर आई, कांग्रेस के जयराम रमेश का ट्वीट भी आ गया। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत तो साल 2005 में यूपीए सरकार ने की थी, इसीलिए इसका पूरा क्रेडिट कांग्रेस को मिलना चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर जयराम रमेश जी को क्या हो गया है। कहने के लिए तो वे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आईआईटी बॉम्बे, एमआईटी के पढ़े हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के मुनीम बने बैठे हैं। क्या जयराम जी को ये काम पसंद है, या फिर राहुल गांधी अर्नब गोस्वामी इंटरव्यू का बदला उनसे ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता रहा है कि वो इंटरव्यू जयराम रमेश ने ही अरेंज करवाया था। आपको क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। और वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आज कांग्रेस के क्राइम मास्टर गोगो के क्रेडिट पॉलिटिक्स की खाताबाही हम करेंगे। 2005 में भारत और अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर इनिशिएटिव शुरू हुआ। 2008 में भारत अमेरिका न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ। उसी वर्ष एनर्जी वेवर भी मिला। इसमें कोई विवाद नहीं है, ये भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण अध्याय था और इसका क्रेडिट उस समय की सरकार को मिलना चाहिए। लेकिन एक बात और भी याद रखिए, ये समझौता जुलाई 2008 में संसद में विश्वास मत के दौरान भारी राजनीतिक विवाद के बीच पारित हुआ था। उस समय कैश फॉर वोट्स विवाद भी पूरे देश में चर्चा का विषय था। उसके बाद यूपीए सरकार लगभग 6 वर्ष और सत्ता में रही। अब जयराम रमेश से मेरा बस एक सीधा सा सवाल है, अगर आपने सब कर दिया था तो फिर 2014 से पहले ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की एक भी खेप भारत क्यों नहीं आई? इस बात पर जयराम रमेश जी ट्वीट नहीं करेंगे। खैर, आप अपनी स्क्रीन में ये पुरानी हेडलाइन देखिए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि 2010 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम बेचने से इनकार कर दिया था। तब ऑस्ट्रेलिया ने कारण ये दिया था कि भारत एनपीटी यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सदस्य नहीं है, इसलिए वे भारत को यूरेनियम निर्यात नहीं करेंगे। दरअसल एनपीटी एक ऐसी संधि है जो केवल 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार रखने वाले देशों को ही आधिकारिक न्यूक्लियर वेपन स्टेट मानती है। भारत ने इसे इसलिए कभी स्वीकार नहीं किया क्योंकि इससे हमें परमाणु शक्ति होते हुए भी गैर परमाणु देश की श्रेणी में रहना पड़ता और उसका रणनीतिक तथा परमाणु कार्यक्रम हमारा सीमित हो जाता। अब जयराम रमेश से हमारा एक और सवाल है, 2026 में ऐसा क्या बदल गया कि वही ऑस्ट्रेलिया जिसने कभी भारत को यूरेनियम देने से साफ मना कर दिया था, आज भारत के साथ वर्षों से लंबित व्यवस्थाओं को पूरा कर रहा है और यूरेनियम देने को तैयार है? क्योंकि हम तो आज भी एनपीटी का हिस्सा नहीं है। तो फिर क्या बदला? असल में बदला है भारत। आज का भारत साल 2010 वाला भारत नहीं है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज भारत वैश्विक सप्लाई चेन का अहम हिस्सा है। क्रिटिकल मिनरल्स की बात हो, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, या इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात हो, हर जगह भारत की भूमिका पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत अब सिर्फ यूरेनियम खरीदने वाला ग्राहक नहीं है, भारत एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। यही वजह है कि आज दोनों देशों के बीच सिर्फ यूरेनियम की बात नहीं हो रही। क्रिटिकल मिनरल्स, दुर्लभ खनिज, रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, सप्लाई चेन और नई तकनीकों पर भी साझेदारी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसीलिए यह कहना कि सब कुछ 2008 में ही हो गया था, ये तो बस क्रेडिट लूटने की एक बेशर्मी से भरी कोशिश मात्र है। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, विदेश नीति किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक दस्तखत से पूरी नहीं होती। कई बार एक सरकार शुरुआत करती है, दूसरी सरकार समझौते को आगे बढ़ाती है, तीसरी सरकार उसे लागू करती है। सिर्फ शिलान्यास करने को अंतिम चरण मान लेना कहाँ की समझदारी है। वैसे अगर आपने पिछले कुछ वर्षों में जयराम रमेश के ट्वीट्स पर ध्यान दिया होगा तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। पीएम मोदी किसी भी महत्वपूर्ण विदेश यात्रा पर जाएं, किसी देश के साथ नया समझौता हो या कोई रणनीतिक उपलब्धि सामने आए, कुछ ही देर बाद जयराम रमेश का ट्वीट आता है जिसमें वे बताते हैं कि इसकी नींव नेहरू ने रखी थी, इंदिरा गांधी ने रखी थी, या राजीव गांधी के समय ये शुरू हुआ था, या मनमोहन सिंह सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। अभी जैसे वे ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम अग्रीमेंट पर क्रेडिट ले रहे हैं, वैसे ही उन्होंने तब किया था जब कनाडा के साथ यूरेनियम डील हुई थी। कई इसका सारा पूरा क्रेडिट उन्होंने मनमोहन सिंह को दिया था। हाल ही में जब इंडोनेशिया ने पीएम मोदी को उनका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स से सम्मानित किया, तब भी जयराम रमेश ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि नेहरू को भी ये मिला था।
अच्छा याद कीजिए, अभी कुछ समय पहले खबर आई थी कि कलपक्कम में 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पहली बार क्रिटिकलिटी तक पहुंचा। पूरे देश में लोग खुश थे, इसे रिपोर्ट कर रहे थे। हमने भी इस पर एक पूरी वीडियो बनाई थी, डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो उसे देख भी सकते हैं। लेकिन जयराम रमेश तब ये बताने में लगे थे, इसमें नेहरू का योगदान है। साथ ही यहाँ अपनी 2008 यात्रा का भी जिक्र कर दिया। मई 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी, तब जयराम रमेश ने याद दिलाया कि जब ये आर्मी नेवी में इसका इंडक्शन हुआ तब मनमोहन सिंह पीएम थे। मतलब जब देश युद्ध के हालातों में था तब इन्हें क्रेडिट की चिंता थी। और यही नहीं, जब पीएम मोदी किसी विदेश यात्रा पर बाहर जाते हैं तो जयराम रमेश किसी मुनीम की तरह अपना पुराना रजिस्टर लेकर आ जाते हैं। मार्च 2025 में जब पीएम मोदी भूटान गए, तब जयराम रमेश ने तुरंत जवाहरलाल नेहरू की 1958 की भूटान यात्रा की याद दिला दी। जुलाई 2025 में जब पीएम मोदी अर्जेंटीना पहुंचे तो उन्होंने इंदिरा गांधी को 1986 में अर्जेंटीना द्वारा मिले सम्मान का पूरा इतिहास सामने रख दिया। ऐसा लगता है कि जयराम रमेश का हर ट्वीट एक ही टेम्पलेट पर चलता है। रुकिए, इसकी शुरुआत हमारे समय में हुई थी। इनसे तो हम यही कहेंगे कि देश क्रेडिट की राजनीति से नहीं, परिणामों से आगे बढ़ता है, और परिणाम पूरा देश देख रहा है। बाकी आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और पैम्फलेट को फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।